हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे ओडीई की। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 जो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अब उसके लिए हम एक बार 4.2 और 4.3 को रिवाइज कर लेते हैं। अब वो रिवाइज करने का रीज़न है कि जैसे 4.2 के अंदर ये आया था पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस, कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है कुछ स्पेशल केस में हम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा केस 1 आया था इस थ्योरम का। केस 1 में हमने क्या प्रूव किया था कि 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ax इक्वल टू 1/f ऑफ ए टू द पावर ax के होगा प्रोवाइडेड f ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था भी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्लियर। उसके बाद इसी का केस सेकंड आया जो प्रीवियस वीडियो में आपको 4.3 की मिली थी। उसमें हमने ये पढ़ा कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स हो तो हम f ऑफ 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स लिखते हैं। ऐसे ये कोस एक्स का केस प्रोवाइडेड f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। क्लियर। दो एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी, 2b और 3b, जो इस बेस पे काम करती हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। भी स्पेशल केस थे। अब इसी का जो केस नंबर 3 है वो हम आज वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब जो केस नंबर 3 है वो क्या कहता है कि टू इवेल्युएट 1/f ऑफ डी एक्स टू द पावर m, जहां m क्या हो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इसके लिए आपने कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, क्या वर्किंग रूल होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर सिंपल x हो, अब देखो e की पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप में अगर ये था तो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सोल्व कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ये। अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है x टू द पावर m, इसके केस में कैसे सोल्व करना है वो देखिए। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है, फ्रॉम f ऑफ d टेक आउट कॉमन लोएस्ट डिग्री टर्म एंड रिमेनिंग फैक्टर बिकम्स दिस। अब आपने क्या करना है कि ये जो f ऑफ d है उसमें से सबसे छोटी डिग्री की जो टर्म है वो आपने कॉमन ले लेनी है। वो मैं इस तरीके से बताता हूँ। जैसे जब आप 1/f ऑफ d मान लिया, ये लिखोगे कि d स्क्वायर प्लस 2d और -2 है, और यहाँ लिख दिया x की पावर मान लिया 3 दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा है तो इसमें सबसे छोटी डिग्री की टर्म क्या है, 2 है कि नहीं। अब 2 से छोटी डिग्री तो कोई है ही नहीं, तो इसमें से क्या करना है, आपने माइनस के 2 को कॉमन ले लेना है अभी। ठीक है, या फिर -2 से इसको डिवाइड कर देना है इस तरीके से। जब इसको -2 से डिवाइड करोगे या -2 कॉमन लोगे तो ये 1 के डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा, -2 कॉमन लिया तो ये क्या बना, डी स्क्वायर बाय -2, और -2 से डिवाइड करोगे तो -d और प्लस का 1 हो गया ये। ठीक है ना, एक्स क्यूब, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने सोल्व किया। तो ये 1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी, यानी कि 1 और प्लस माइनस ये डी का कोई फंक्शन की फॉर्म में बन जाएगा ये। क्लियर। वो यहाँ पे बताया गया भी जब आप लोएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है वो कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस माइनस इसकी फॉर्म में बन जाएगा। अब ये 1 ही यहाँ क्यों जरूरी है, ये भी तो मुद्दा है कि नहीं। भी जब 2 लिखा था 2 की जगह 1 आ गया, का कोई इफेक्ट पड़ा भी है तो कॉन्स्टेंट ही, आपके माइंड में ये आ रहा होगा। लेकिन हमें सिर्फ यही फॉर्म चाहिए कि 1 के प्लस या माइनस में d का कोई फंक्शन हो, बस। जहां कैपिटल D क्या होता है, d/dx। अब वो क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल तो ये स्टेप 1 ही बताया। अब ये बोल रहे हैं कि टेक 1 प्लस माइनस 5 ऑफ d टू द न्यूमरेटर विद नेगेटिव इंडेक्स एंड एक्सपेंड इट यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब ये बोल रहा है कि जो ये बनेगा आपका, इसको आप क्या करो, जैसे 1/-2 इसको तो रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर की फॉर्म में। इसको लिखो 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ d स्क्वायर बाय -2 और -d, इस तरीके से। अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लें तो यहाँ नेगेटिव लगा दो और ये पॉजिटिव, और इसको -1 पावर में ले जाओ, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको कहाँ लेके जाओगे, न्यूमरेटर के अंदर। तो ये न्यूमरेटर के अंदर लेके चले गए और वहां पे न्यूमरेटर पे जाते ही इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, -1। एंड एक्सपेंड इट यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, और इसको एक्सपेंड कर दो बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। बायनोमियल जो थ्योरम का चैप्टर था क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 8 था एलिमेंट मैथ में, अगर आपने पढ़ा है तो भी। उसके बाद
थर्ड है द एक्सपेंशन विल बी मेड ओनली अप टू टर्म्स वेयर द इंडेक्स ऑफ डी इज एम, यानी कि वो एक्सपेंशन आपने वहां तक बनानी है जब डी का इंडेक्स एम हो जाए, एम से बड़ा इंडेक्स ना हो। बिकॉज अगर डी का इंडेक्स क्या, डी इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, पावर। कहीं आप ये बायनोमियल थ्योरम में इंडेक्स पावर ये सारी एक ही चीज होती है। When multiplied by x to the power m, यानी कि अगर d की पावर m प्लस 1 की मल्टीप्लाई अगर हम x to the power m के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस वजह से कहाँ तक एक्सपेंड करना है, सिर्फ d to the power m तक, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करना, क्योंकि आगे वाले तो सारे क्या हो जाएंगे 0। उसके बाद ऑपरेट ऑन x to the power m ईच टर्म्स, अब क्या करना है, x to the power m को हर एक टर्म के साथ ऑपरेट करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा अभी। अब इसको समझने के लिए अब यहाँ से आपको कुछ तो आइडिया हुआ होगा भी, सारे 3-4 स्टेप है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकलता था, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बोलता है कि मैं जहां भी जाऊं मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इस टाइप से समझे आप इसको। लेकिन ये पर्टिकुलर इंटीग्रल थोड़ा अलग सा आदमी है, ये बोलता है कि मैं बार बार कपड़े चेंज करूंगा, तो दिस मीन्स इसका वर्किंग रूल हर जगह चेंज होता रहता है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। अब उसके बाद जो मेन चीज है इसकी, यानी कि जो यहां पे लिखा है ये एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब आपने क्या पढ़ा होगा कि सर 11th में जब हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, आप सोच रहे हैं वहां पावर क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी भी, जैसे कि a प्लस बी की पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 10 कुछ भी हो, यानी कि अगर पॉजिटिव पावर है तभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पावर अगर नेगेटिव लेने के लिए बोल रहा है कि इंडेक्स क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अब जब पावर नेगेटिव है तो उसको हम एक्सपेंड तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है कि एक्सपेंड करो, तो ये गलत तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसने भी देख के बोला होगा, ऐसे थोड़े भी कुछ भी लिख दिया। तो हम इसको अब सही साबित करेंगे। अब उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। अगर आपकी जो टर्म है वो 1 माइनस डी की पावर -1 बन जाती है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब डी की पावर आपने कहाँ तक लेनी है, जहाँ एक्स की पावर m तक, यानी कि m तक। अगर x क्यूब दे रखा है ना तो सिर्फ d क्यूब तक सोल्व करोगे, x स्क्वायर दे रखा है तो d स्क्वायर तक सोल्व करोगे, x की पावर 10 दे रखी है तो d की पावर 10 तक सोल्व करोगे। तो यही तो बताया था कि d का जो इंडेक्स है वो कहाँ तक जाना चाहिए, m तक जाना चाहिए भी। ऐसे ही ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिजल्ट लिखा है। अब मेन चीज क्या है कि आपको ये बताना है कि 1 माइनस डी की पावर -1, इसको इतना बड़ा कैसे लिख सकते हैं अभी। ये तो कि सिंपली अगर 1 माइनस डी की पावर -1 की बात करें तो ये तो 1/1 माइनस डी होगा, और इसको इतना बड़ा लिख दिया इन्होंने, तो ये कहीं गलत तो नहीं लिख रखा, इसको चेक कर लेते हैं भी। ऐसे नहीं कि आपको सीधा ही बस याद करो भी इसको, वो बड़ा काम नहीं है। तो पहले इसको चेक करेंगे भी इन्हें सही भी लिखा है कि नहीं। अगर इन्हें गलत लिखा होगा तो हम इसको मैथ में से हटवा देंगे, ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन गलत नहीं है, एक्चुअल में सही है। अब उसके लिए देखिए मैं एक एक्सपेंशन लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n। ये आई थी क्लास 11th एक्सरसाइज 8.1, पेज नंबर अभी मेरे को ध्यान में नहीं है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, जब हम इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस टाइप का आता है कि nc0 a की पावर n, यानी कि 1 की पावर n, और b x की पावर आता है 0। उसके बाद फिर nc1 आता है, a की पावर n-1 और b की पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस nc2, अब 1 की पावर n-2 हो जाता है और x की पावर 2 हो जाता है भी। सो ऑन इसको हम एक्सपेंड करते जाते हैं कहाँ तक, जब ये n हो जाए और 1 की पावर 0 हो जाए और x की पावर n हो जाए। ये क्लास 11th में आया था अभी इस तरीके से। अब ये जो 1 है, यहाँ पे जो 1 बनाने का रीजन है जो मैं जिस पे फोकस कर रहा था, ये क्यों है, क्योंकि अब देखो 1 की पावर मैंने n लिखी, 1 की पावर ये लिखी, 1 की पावर ये लिखी। अब 1 की पावर में जिस मर्जी को बैठा दो, चाहे आप भी बैठ जाओ, तो वो 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, यानी कि 1 की पावर जो मर्जी करो ये क्या रहेगा 1 भी। ये बोलता है भी अपने पे कोई असर नहीं है, अपने तो खुले बंदे हैं, ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो अब ये तो हट गया, यानी कि ये टर्म बची। अब इस वजह से यहाँ 1 पे जोर दिया जा रहा है कि 1 आपने इस तरीके से लगाना है, इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। nc0 की वैल्यू क्या होती है अभी, समथिंग c0 कॉम्बिनेशन, या ये वैल्यू होती है 1, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये फर्स्ट टर्म तो अकेली क्या होगी 1 होगी कि नहीं होगी,
है क्लियर। NC1 की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, NC1 को ओपन करते हो n फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो चलो लगा लेते हैं 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, और n-1 का फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करोगे, n को क्या लिखा जा सकता है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, तो मैं NC1 को अकेला n लिख सकता हूँ, और x की पावर 1 क्या है, x, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, तो ये बना nx, और अगर डिवाइड में मैं 1 फैक्टोरियल लगा दूँ ना तो कुछ गलत नहीं होगा भी। ऐसे ही NC2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC2 को n फैक्टोरियल है, कहाँ तक ओपन करोगे, n-1 n-2 फैक्टोरियल ओपन किया, और नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, तो NC2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस में ये बनेगा n इंटू n-1, और इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर और बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये दूसरी टर्म हमने यहाँ लिख ली भी, इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। अब n और x में अंतर समझते रहना, मैं दोनों एक जैसे बना देता हूँ, तो ये x का स्क्वायर है। ऐसे ऐसे जब आप अगली टर्म ओपन करोगे तो वो आएगी n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ x का क्यूब हो जाएगा भी, ठीक है ना। और लास्ट तक हम सारे को तो नहीं सोल्व करते, मैंने पहली 3 टर्म आपको सोल्व करके दिखा दी, और बाद में मैं क्या लिख लेता हूँ, प्लस सो ऑन जितनी भी टर्म है, चलो इसको लिखते ही नहीं है भी, n टर्म है इसमें, तो चलो काउंटेबल n टर्म है, सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं भी, ठीक है ना, सारी की सारी टर्म ऐसे लिख दी। तो अब इसी का यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्या है 1 माइनस डी टू दी पावर -1। अब कंपेयर करते रहना इसको। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, इसको अगर मैं ये लिखूं 1 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, इसको लिख लेता हूँ मैं माइनस का डी और की पावर -1, तो वही होगा ये, क्लियर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, बस x की जगह पे माइनस का d आ गया है, और सारा कुछ क्या है एज इट इज, और n की जगह पे क्या आया -1। तो अब देखो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ना n है ना x है ना d, कुछ भी नहीं है इसमें, तो प्लस n की जगह पे क्या रखना है आपने -1, x की जगह पे क्या रखना है माइनस का d अपॉन 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद n की जगह पे आपने रखना है -1, और -1 -2, और x की जगह रखना है -d पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे रखते जाओगे भी, कहाँ तक, जहाँ तक भी टर्म बनती है इन्फिनिटी तक, क्लियर। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आई है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो d बाय 1 फैक्टोरियल। अब d बाय 1 फैक्टोरियल करोगे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि आप नीचे 1 लिख रहे हो। उसके बाद 2 फैक्टोरियल है, माइनस माइनस प्लस ऊपर से 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है, तो जब वो कैंसिल होगा -d का होल स्क्वायर क्या बनेगा +d का स्क्वायर। जब ऐसे आप इसकी थर्ड टर्म निकालोगे तो -1 इंटू -2 इंटू -3 बनेगा, है कि नहीं। जब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में यहाँ लिख देता हूँ -1, यहाँ -2 बनेगा, यहाँ -3 बनेगा, जब n की जगह क्या लग दिया -1, और x की क्यूब है और x है -d का होल क्यूब करोगे तो माइनस में क्या आएगा d क्यूब। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गया, नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 गुणा 2 गुणा 1 ये 3 ही का तो फैक्टोरियल होता है, तो ये क्या बचा नेगेटिव नेगेटिव सारा पॉजिटिव, तो ये क्या है d क्यूब, सो ऑन इस तरीके से। यानी कि इस वजह से इस एक्सपेंशन को ये लिखा जाता है, ये इस तरीके से है। अब अगर आपने सेकंड को चेक करना है तो यहां लिखो 1 प्लस d की पावर -1, n की जगह -1 रख दो, x की जगह d बना दो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सो ऑन बनेगा। अगर आपने तीसरी को देखना है कि 1 माइनस d की पावर -2 है, तो n की जगह आप क्या लिखोगे माइनस का 2, और ये माइनस का d है तो इसको ऐसे लिखोगे प्लस में माइनस का d। अब वैल्यू पुट करते जाओ तो वो भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। यानी कि एक सम इंपॉर्टेंट केस है जो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, और वो आए कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्लास 11 से लिंक थी ये, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब जब भी क्वेश्चन करेंगे, मान लिया ये बन गया तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिखूंगा, क्योंकि बार बार वहाँ ये सोल्व नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, उसके बीच में अगर कोई फॉर्मूला आ जाए हम उसको ड्राइव थोड़े ना करते हैं। जैसे एरिया वॉल्यूम निकालते थे क्लास 10 के अंदर भी, रेडियस ये है और जो भी है हाइट ये है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकाल देते थे। क्या हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला की डेरिवेशन करते थे? ऐसा तो नहीं था। दिस मीन्स ये स्टेप जस्ट आपको यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाने के लिए था, और ये आपको अगर समझ में आ चुका है तो एक्सरसाइज ये जो 4.4 है आप ऐसे 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 याद कर लोगे, यानी कि समझ लोगे।
क्लियर। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन, जिससे ये चीजें और पकड़ में आएगी और आपकी जो बेसिक पकड़ है वो मजबूत होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, जिनकी हेल्प से ये आपको जो सारा बेसिक है वो और भी ज़्यादा समझ में आने वाला है। जिसमें स्टार्टिंग में है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सारी एक्सरसाइज के नाम का मैंने अभी लिख लिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट मैंने लिखी है अभी, ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो है ट्रिपल डेरिवेटिव -13 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 12y इक्वल टू एक्स। अब जो सीधा साधा व्यक्ति था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वहां तक तो आपका सेम स्टेप है भी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, कैपिटल D क्यूब -13D प्लस 12 और y हमने सभी में से कॉमन लिया इक्वल टू x। क्लियर। एक बार चेक कर लीजिए x का इंडेक्स क्या है 1, यानी कि m की वैल्यू 1 होगी यहाँ, वो मैं बता देता हूं। देन अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो वो बनेगी भाई यहाँ से D क्यूब -13D प्लस 12 इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है तो D की 3 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, D क्यूब -D -12D प्लस 12 इक्वल टू 0। तो वैल्यू निकालते हैं, D दोनों में से कॉमन, तो ये क्या बचेगा D स्क्वायर -1 माइनस और 12 कॉमन, तो ये क्या बचा D -1 इक्वल टू 0। अब देखिए D स्क्वायर -1 का मीनिंग क्या होता है भी D प्लस 1 D -1, यानी कि D -1 इसमें भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D -1 D प्लस 1 -12 D -1 इक्वल टू 0। अब D -1 दोनों में से कॉमन, यहाँ से क्या बचा D की मल्टीप्लाई D प्लस 1 के साथ, तो D स्क्वायर प्लस D और -12 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करोगे तो D -1 तो फैक्टर आएंगे भी, माइनस का 12 मल्टीप्लाई आनी चाहिए प्लस का, तो प्लस का 4 और माइनस के 3, D स्क्वायर प्लस का 4D माइनस का 3D और -12 इक्वल टू 0। तो ये D -1, अब यहाँ से कॉमन लोगे D कॉमन लिया तो D प्लस 4 बचेगा और ये D -3, इस तरीके से फैक्टर बना लिए इक्वल टू 0। तो D की 3 वैल्यू मिली, इक्वल टू 0 रखोगे तो +1 -4 और +3। अब ये जो रूट है वो किस टाइप के हैं, रियल है प्लस डिफरेंट है, सारे के सारे रियल और डिफरेंट है। देन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा भी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, C1 e टू दी पावर 1x यानी कि x हो गया, C2 e टू दी पावर -4x प्लस C3 e टू दी पावर +3x। तो ये तो हुआ भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो मेन मुद्दा है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है, आप लिखोगे 1/f(d). f(d) था ये भी, तो D क्यूब -13D प्लस 12 और इंटू में ये क्या है x की पावर में यहाँ 1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, x है तो x की पावर 1। तो अब जो हमारा वर्किंग रूल था उसको याद करो। अभी जो प्रीवियस में, अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो रिवाइंड करके बैक चले जाइए, वहां से देखिए। वो बोल रहा था कि सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म आपने कॉमन लेनी है, वो क्या है 12। जब 12 को कॉमन लोगे तो 1 ओवर ये क्या आएगा 12 कॉमन, तो ये क्या बना 1/12 D क्यूब -13/12 D और +1 और इंटू में क्या है x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/12, इसको किस फॉर्म में लिखना है अभी 1/1 प्लस इस फॉर्म में, यानी कि 1/12 D क्यूब -13/12 D, क्लियर, और इंटू में x। अब इसको कहाँ लेके जाना है, ऊपर की तरफ, तो 1/12 ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो 1 प्लस ये 1/12 D क्यूब -13/12 D, क्लियर। तो ये बचेगा और इस कंप्लीट की पावर क्या होगी -1 और इंटू में x, क्लियर। तो अब इसको सोल्व करते हैं 1/12। यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये जो पूरा लिखा है ये किसका काम कर रहा है अभी, D का, कैपिटल D, इसमें ये D का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस। अब यहाँ प्लस है या फिर
अगर हम इसको ये लिखें कि यहाँ माइनस कर दें, यहाँ क्या कर दें माइनस, अगर यहाँ माइनस किया है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना, तो वरना ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, अब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बात एक ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया बीच में माइनस कर लिया, अब इसमें से माइनस कॉमन लेके फिर इसको प्लस बना दो, फिर वही बन जाएगा। क्लियर। अब ये क्या कहता है कि इसको आपने कहाँ तक ओपन करना है, ये 1 माइनस ये जो पूरा गोल दायरा लगाया मैंने, ये कैपिटल डी का काम कर रहा है भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, और कहाँ तक ओपन करना है, x की पावर 1 है तो d की पावर 1 तक। जब ये पूरा d है, d की पावर 1 तक जब ओपन करोगे तो ये पूरा d लिखा जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि -1/12 d क्यूब और प्लस 13/12 d, और इनटू में क्या है, सॉरी अगर इसको ऐसे थोड़ा डॉट डॉट लगा के छोड़ देना 1-2 स्टेप तक, और फिर क्या है x। लेकिन लेना तो क्या था, सिर्फ एक पावर तक, ये पूरा d का काम कर रहा है। अब एक से ज्यादा पावर का क्यों नहीं लेना वो मैं बताता हूं। जब आप इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/2, x इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा x माइनस 1/12 d क्यूब ऑफ x प्लस 13/12 और dx, ये मीनिंग हुआ अभी। तो 1/2 ये तो x एज इट इज माइनस में, d क्यूब का मीनिंग क्या होता है, अब d को हम लिखते हैं d/dx स्मॉल, इस तरीके से डेरिवेटिव, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। जब x का पहला ही डेरिवेटिव करते ये 1 हो गया, दूसरे डेरिवेटिव में तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तीसरा तो वैसे ही 0 है। दिस मीन्स ये सारी टर्म तो क्या हो गई 0, हटा देते हैं इसको। इस वजह से बोला जाता है अगर x की पावर 1 है तो उसको हम एक डेरिवेटिव तक वैल्यू आएगी, दूसरे डेरिवेटिव में तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब देखो वर्किंग रूल का थर्ड स्टेप में क्या बोला था, अगर d की पावर m+1 की गुणा x की पावर m के साथ करोगे तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसका रीजन ये था कि हम m+1 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेकिन है तो x की पावर m, तो ये डेरिवेटिव क्या बना देगा 0। तो अब आपको वहां से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब 13/12 और यहां से देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा, अब ये प्लस का हो गया, वो माइनस वाला हटा दिया ना, तो x प्लस 13/12 ये हो गया, और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, क्योंकि इस d को मैं क्या लिख सकता हूं d/dx ऑफ x, दिस मीन्स वैल्यू क्या आई 1। तो ये हो गया भी हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल। क्लियर। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल है, ओ सॉरी 1/12 था, 1/2 लिख दिया, तो ये हुआ पर्टिकुलर इंटेग्रल, इसको हम लिख लेते हैं पी से, और ये पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था कि C1 e⁻x प्लस C2 और e⁻−4x प्लस C3 e⁻3x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये। अगर 12 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से 1/12 करोगे तो 1/144 हो जाएगा, ये बनेगा 12x प्लस 13 अगर आगे सोल्व करना है, वरना इधर तक भी ये सही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/144 और 12x प्लस 13। तो ये अब आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आई होगी भी एक्चुअल में ये वर्किंग रूल ऐसा क्यों लिखा था, ऐसा क्यों बोला गया था। क्योंकि जब तक हम किन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते, सोल्व नहीं करते, तो वो चीज़ें कम पकड़ में आती है भी। लेकिन जब हम उस टाइप के 10-12 क्वेश्चन लगा देते हैं ना, तो वो लगता है ये तो आसानी था, बहुत कंफ्यूजन कर रहा था। तो इस तरीके से, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को आप इजीली इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड है वो आप खुद से सोल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। फर्स्ट को आप फॉलो कीजिए तो सेकंड थर्ड भी सोल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और पार्ट नंबर है फर्स्ट। इक्वेशन है d³ - t² - 16 × y = x²। अब सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, देन जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो बनेगी भी यहाँ से d³ - d² - 6d, और इसको क्या पुट कर लेते हैं 0। तो तीनों में से d कॉमन है, ये वैल्यू आएगी d² - d - 6 = 0। अब इसके फैक्टर हमें बनाने हैं, तो d मल्टीप्लाई तो आए माइनस का 6, एडिशन आए माइनस का 1, तो ये d² - 3d प्लस 2d - 6 = 0। तो ये बनेंगे फैक्टर d - 3 और d + 2 = 0। तो d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो ये d = 0 या ये
यहाँ से 3 आएगा या फिर माइनस का 2। अब ये सारे के सारे रूट क्या है, रियल प्लस डिफरेंट। दिस मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर 3x प्लस c3 e टू द पावर माइनस 2x। और e टू द पावर 0x को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बना लेना, अभी तो मैंने चलो लिख दिया है। उसके बाद है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल है 1 ओवर एफ ऑफ डी यानी कि डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d और इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म कौन सी है, ये माइनस का 6d, क्योंकि अब इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 1 बाय यहाँ से माइनस का 6d कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जब 6d से ये डिवाइड होगा तो ऊपर क्या बचेगा डी स्क्वायर और ये क्या आएगा -1/6 और ये क्या आया डी स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा d/6 इस तरीके से। तो ये d/6 बचा और चलो एक और रह गया, ये क्या आएगा, अगर इसमें से सारा ही कॉमन ले लिया तो इसको हमने क्या बनाना था +1 और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करके देख लो यही बन रहा है कि नहीं, सारा कुछ एज इट इज बनेगा। अब इसको हमें ऊपर लेके जाना है, पावर -1 करनी है अभी, तो 1 ओवर माइनस का 6d ये एज इट इज, इसकी पावर इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं d/6 माइनस d²/6 और कंप्लीट की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब 1 प्लस और ये जो पूरा है ये किसका काम करेगा, एज d, ये किसका काम करेगा एज कैपिटल D। तो इसमें देखिए एक्सपेंशन में 1 प्लस d की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, और पावर कितनी है 2, तो इसको सिर्फ 2 पावर तक ओपन करना है, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू -1/6 ये d ये एज इट इज। अब पावर 2 तक ओपन करोगे तो 1 प्लस ये d तो किसके इक्वल होता है 1 माइनस में और d की जगह ये पूरा है, तो d/6 माइनस d²/6। ठीक है, 1 प्लस d हो गया और प्लस में क्या आता है d का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पावर तक खोलना ना तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा d/6 माइनस d²/6 का होल स्क्वायर और इनटू में यहाँ क्या लगेगा x। क्लियर। तो अब आगे आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस सिंपली इस तरीके से डॉट डॉट लगा के और यहाँ x लिख सकते हो भी, इसको अलग कर लेना, तो यहाँ स्पेस कम था, नीचे भी लिख देते, चलो नीचे तक तो वैसे ही आ जाएगा ही। तो यहाँ तक ये सोल्व होगा। अब क्या करते हैं -1/6d ये तो एज इट इज रहेगा 1, ये हुआ माइनस का d/6 माइनस माइनस प्लस d²/6 और उसके बाद अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हुआ d²/36 प्लस d की पावर 4/36 और -2a भी करोगे तो -2 ये क्या हुआ d³/36 और इनटू में x ऐसे। क्लियर। अब x नहीं सॉरी ये x स्क्वायर था, x स्क्वायर लगाना यहाँ। अब ये देखो x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करोगे, x स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव 2x, डबल डेरिवेटिव 2 और ट्रिपल डेरिवेटिव करते ही 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 और 4 वाले डेरिवेटिव है, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव है, इनके साथ तो अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बना देगा। सिर्फ हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/6d और 1 माइनस, पहले इनमें से कुछ सोल्व कर लेते हैं। ये d/6 प्लस एलसीएम आया 36, तो यहाँ से 36 प्लस 1 ये कितना होगा 6d² और +1 यानी कि 7d² इनटू में एक्स स्क्वायर। इनको हमने मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया 0, क्योंकि ये तो बहुत बड़े डेरिवेटिव थे। उसके बाद -1/6d, अब मल्टीप्लाई करो, यह आया एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/6, इस d का मीनिंग क्या होता है d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/36, इसका मीनिंग क्या होता है d²/dx², किसका एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ से करोगे तो -1/6d एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से ये 3 कैंसिल होगा, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं x/3 प्लस
7 बाय में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना बचा 18। अब ये 1/d फिर रह गया बाहर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं -1/d और -1/6 और 1/d के नाम का इंटीग्रेशन लगा देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस 7/18 इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन। तो -1/6 इंटीग्रेशन क्या आया x³/3 माइनस इसका x²/2 और 3 हो रहा है 6 और इसके साथ ये कॉन्स्टेंट है तो क्या लग जाएगा x। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर कुछ आपने कॉमन वगैरह लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे ठीक है। तो उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ये, अब c1 अकेला लिखेंगे, ये क्या हो गया 1 e⁻0x प्लस c2 e⁻3x प्लस c3 e⁻2x, ठीक है। उसके बाद ये पर्टिकुलर इंटीग्रल -1/6 है और इनटू में क्या आएगा x³/3 माइनस x²/6 और प्लस 7/18x, ठीक है। तो ये हो गया अभी कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके ये आइडिया हो गया होगा कि एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो अब आप एक काम करें, जो सेकंड के बाकी पार्ट बचते हैं वो भी आप खुद ही कर लें, क्योंकि कल लाइव में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप सारी एक्सरसाइज करवा देते हो, हमारे लिए तो बचता ही कुछ नहीं। भाई आपके लिए सारे एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ मैं, सारे एग्जाम्पल और ये एक्स्ट्रा पार्ट। चलो अब फर्स्ट के जितने भी पार्ट बचते हैं, 2 पार्ट फर्स्ट के, 2-3 पार्ट इसके हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको कल वाली वीडियो में डाल देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में 4.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट वीडियो आने तक आप उस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो तो ये और भी अच्छी बात है। आपको वीडियो से आने से पहले ही आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, और एक प्राउड फील होगा कि वीडियो आने से पहले ही हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।